जी, तो ये एएस लेवल बिजनेस का लेसन नंबर 2 है। हमने लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ा था पिछली क्लास में वो था एडेड वैल्यू। आपको अच्छे से याद होगा, हमने देखा था कि एडेड वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉफिट। और दूसरा हमने देखा था कि एडेड वैल्यू क्या होती है, और एडेड वैल्यू अगर है तो उसको इंक्रीज कैसे किया जाता है, या वैल्यू क्रिएट कैसे कर सकते हैं। डिफरेंट बिजनेसेस यूज डिफरेंट मेथड्स टू क्रिएट वैल्यू। वो अगर कोई रिटेलिंग बिजनेस है, दुकानदार, तो वो डेकोरेट करके करता है। कोई अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वो अपनी प्राइस को बढ़ाकर, इमेज को बेहतर करके प्राइस बढ़ाता है, या फिर अपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कम करके भी वो वैल्यू ऐड कर सकता है। ये हमने कल बात की थी इसके ऊपर। बाकी तो नोट्स में लिखा हुआ है, आप पढ़ ही सकते हैं। तो आपको बताया था कि दो ही तरीके होते हैं वैल्यू को ऐड करने के। एक है कि आप प्राइस को बढ़ा लो, और दूसरा है कि आप कॉस्ट ऑफ बॉटल मटेरियल को कम कर दें। लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि प्राइस अगर बढ़ाएं तो लोगों को ये ना लगे, कि लोगों को ओवर प्राइस्ड प्रोडक्ट ना लगे, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आपका प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्राइस से मैच, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्राइस से मैच करनी चाहिए। इसी तरह जब कॉस्ट कम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये देखना है कि कॉस्ट तो कम करें लेकिन उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कि मतलब यू मस्ट नॉट बाय फ्रॉम अ सप्लायर हु इज ऑफरिंग यू कॉस्ट एट अ लोअर रेट, बट द क्वालिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो वहां पे भी आपकी वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको बताया था कि वैल्यू एडिशन का ताल्लुक तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ है। तो अगर कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं है विद द प्राइस यू आर चार्जिंग, और विद द क्वालिटी यू आर ऑफरिंग, तो उसमें फिर वैल्यू एडिशन का तो कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, ये बात बार मैंने लिखी भी हुई है नोट्स में, वो आप पढ़ ही सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, और वो आ गया हमारे पास इंट्राप्रेन्योरशिप। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और आजकल बड़ा ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, यूज भी होता है। तो इसको हम अगर देखते हैं तो ऑन्टर ऑन्टरप्रेन्योरशिप तो आपने पढ़ा हुआ है, ऑन्टरप्रेन्योर से निकला है, जारी बात है। तो ये ऑन्टरप्रेन्योर जिस तरह होता है इस तरह इंट्राप्रेन्योर भी होता है। तो इन दोनों में फर्क आपको पता होना चाहिए, जो हमने नीचे अभी डिफरेंस में देखना भी है। हम पहले जल्दी से इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आपने याद रखना है, जो मेन डिफरेंस हमें नजर आता है वो होता है कि ऑन्टरप्रेन्योर जो है वो ओनर होता है, ठीक है, और इंट्राप्रेन्योर जो होता है वो एक एम्प्लॉय होता है। लेकिन दोनों में काफी सिमिलैरिटीज होती हैं, और वो ये कि जो इंट्राप्रेन्योर है वो भी रिस्क लेता है, और एंटरप्रेन्योर भी रिस्क लेता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर रिस्क लेता है विद इन द जॉब, क्योंकि जारी मतलब वो एक एम्प्लॉय है, तो देयर इज अ सर्टेन जॉब टू डू। वो उसी जॉब के अंदर रहते हुए अब रिस्क लेता है, ठीक है। अच्छा, और वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज नहीं करता, ठीक है। वो है काम एंटरप्रेन्योर का। एंटरप्रेन्योर रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेगा, ऑब्वियसली बात है, उसका रिस्क ज्यादा बड़ा होता है, और वो ओवरऑल रिस्क लेता है जो एंटरप्रेन्योर होता है। तो अब ये एक कॉन्सेप्ट निकला है कि जी एंटरप्रेन्योरशिप में, यानी कि अगर इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो रिस्क का चांस जो है वो हमेशा ही रहता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। तो व्हाई नॉट हम अपने एम्प्लॉयज को रिस्क लेने दें, ना कि हम लें, क्योंकि रिस्क तो हम लेंगे तब भी रिस्क है, और अगर वो लेंगे तो तब भी रिस्क है। लेकिन ऑफ कोर्स यू नीड टू चूज दोज एम्प्लॉयज हुज एबिलिटीज एंड स्किल्स आर एट दैट लेवल, कि वो उस लेवल पे हों कि वो डिसीजन खुद से इंडिपेंडेंटली ले सकें। बेशक रिस्की हो, बेशक वो डिसीजन बैकफायर कर जाए, लेकिन वो इस काबिल तो होने चाहिए, क्योंकि बैकफायर डिसीजन तो ओनर का भी हो सकता है। आपको मैंने एग्जांपल दी कि इलॉन मस्क था, तो इलॉन मस्क जो है ना, एट द मोमेंट द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ। लेकिन उसने भी, उसकी अभी जो कंपनी हमारे पास नजर आती है, स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स जो है वो, उसने कई तजर्बे किए स्टार्ट में, तो वो तो रॉकेट लॉन्च होते ही तबाह हो जाता था। शुरू में दो तीन दफा ऐसे ही हुआ, लोगों ने कहा भाई बस कर दे, बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, लेकिन वो बाज नहीं आया। मतलब ये कि अब आप देखो इलॉन मस्क को, तो लोग एग्जांपल देते हैं, मतलब वो भी, उसने भी जो डिसीजन लिए वो बैकफायर किए। तो बिजनेस में ऐसे होता है, बैकफायर बेशक करें, बट इट शुड नॉट लेट यू डाउन। बिजनेस में उतार चढ़ाव चलता है। अगर आप नीचे डाउन आ गए हो तो कल को ऊपर जाओगे, और वो जो आपका लॉस हुआ है वो भी रिकवर कर लोगे और ऊपर चले जाओगे। लेकिन जो ये बियर नहीं करते वो फिर खत्म हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल है कि कोविड 19 आया तो कितने बिजनेस बंद हो गए और आज तक खुल नहीं सके। और वो बिजनेस जो कोविड 19 में सरवाइव कर गए, मतलब उन्होंने लॉस बर्दाश्त किया। लेकिन अभी मैं गया हुआ था एक जगह पे, तो मीटिंग करने के लिए एक बंदे से, तो अब वो इन्वेस्टर है बहुत बड़ा।
अब वो ये कह रहा था कि भाई मैंने तो बिजनेस में कोविड-19 के दरमियान ये किया कि बिजनेस तो ग्रो नहीं किया, कर नहीं सकता था, लेकिन मैंने अपने एम्प्लॉय नहीं निकाले, मैंने बिजनेस को उस तरह ही रखा जैसे था, और बर्दाश्त किया वो टाइम पीरियड। तो अब वो अभी भी ये है कि वो ये तो नहीं कि बहुत फ्लरिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल मौजूद हैं, एम्प्लॉयज मौजूद हैं, और वो अपने बिजनेसेस कर रहे हैं और वो रिटर्न दे रहे हैं। तो रिस्क तो मौजूद रहता है। तो अब वो बिजनेसेस जो बंद हो गए वो बंद ही हो गए, वो खुले ही नहीं। और जो सरवाइव कर गए, जारी बात है अब उनको कम कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कई बिजनेस बंद हो गए। तो इस आइडिया से इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, ये इसका इसकी एग्जिस्टेंस आ गई कि भाई एम्प्लॉयज को आप अलाउ करें कि रिस्क लें। अच्छा, अब अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें, तो इसके बेनिफिट्स में आपके पास आपको पता है कि ये जो गेम थी टीवी की, क्या नाम है इसका, टीवी के साथ लगा के जो खेलते हैं, क्या नाम है उसका, इसके वर्जन इतने आ गए हैं, प्ले स्टेशन। निंटेंडो। प्ले स्टेशन। अच्छा, प्ले स्टेशन जो था, ये आपको मैं ये बताता चलूं कि प्ले स्टेशन जो था, इट वॉज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय एन एम्प्लॉय। कैन यू इमेजिन दैट? मतलब आपने एम्प्लॉय को गो अहेड का सिग्नल दिया, आपने कहा काम हो रहा है ठीक है, और हम फिर लॉन्च करते हैं, देखते हैं। तो ये इंट्राप्रेन्योरशिप की बहुत बड़ी एग्जांपल है कि वो प्ले स्टेशन आया और उसके बाद फिर वो क्लिक कर गया, और प्ले स्टेशन 1 2 3 और बहुत ज्यादा मकबूल हुआ, आपको पता है अच्छे तरीके से, इट वॉज वेरी पॉपुलर। उसके बाद और फिर जारी बातें चीजें आ गई। तो ये एक बहुत सक्सेस की एग्जांपल है कि आपने एम्प्लॉय को अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है, आप कुछ क्रिएटिव काम कर रहे हैं या आपकी टीम कर रही है, तो ठीक है आप वो करें काम, और उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं, सपोर्ट करेंगे आपके इस डिसीजन को। अच्छा, तो ये काम बड़े बिजनेसेस भी ये काम करते हैं इंटरप्रेन्योरशिप। अब इसके फायदे क्या है? सबसे पहले, इनकरेजेस हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज टू वर्क इन सच ऑर्गेनाइजेशन टू टेक बिजनेस टू अ न्यू हाइट। Particularly true in a service business by finding innovative ways to provide a service। आपको पता, सर्विस प्रोवाइड करने के कई तरीके हो सकते हैं। तो आप उसमें नॉर्मली एम्प्लॉयज को कहते हैं, आप बताएं जी नए आइडियाज कि हम किस तरह से कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकते हैं। अब आपको पता है कि बाद एम्प्लॉय जो है उनके पास बेटर आइडियाज होते हैं, पता है क्यों? वजह क्या है? इसलिए नहीं खाली कि वो स्किलफुल हैं या वो डिजर्व करते हैं वो डिसीजन डायरेक्टली लेना। इन्वॉल्व है हाँ, वर्क में। वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वर्क में। वेरी गुड, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग दैट सर्विस। कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं वो, उन्हें पता है कस्टमर को क्या चीज पसंद आ रही है, क्या नहीं आ रही, और कस्टमर क्या मांग रहा है इन द फ्यूचर। तो इसीलिए ये एक तो ये फायदा है बहुत बड़ा, और आप इस तरह इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करके आप एडवांटेज हासिल कर सकते हैं ओवर योर कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो, और ये सर्विस बिजनेस में मैंने क्यों कहा, इसलिए कि सर्विस बिजनेस में आपका कस्टमर से इंटरेक्शन होता है, बाकी बिजनेसेस में उतना नहीं होता। आप सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, आपका सेल्स स्टाफ है, वो करेगा। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल देता हूं, आप B2B बिजनेस है, समझते हैं आप क्या होता है B2B बिजनेस? ये टर्मिनोलॉजी बिजनेस इस्तेमाल। टू बिजनेस सेलिंग। जी जी, बिल्कुल ऐसी। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस आप डील करते हैं, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आगे आप एक और बिजनेस को दे देते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आपने जूते बनाए और आपने एक जूते बेचने वाली कंपनी को जूते सेल कर दिए, उसने सारे उठा लिए, ठीक हो गया। अब आपका तो कस्टमर से इंटरेक्शन है ही नहीं, इंटरेक्शन होगा उनका। इसलिए मैंने लिखा कि सर्विस बिजनेस में चूंकि एम्प्लॉयज डिलीवर कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, तो वहां ये इंटरप्रेन्योरशिप बहुत इन है और बहुत फायदा भी देती है। अच्छा, और जगह भी दे सकती है नो डाउट, लेकिन वहां ज्यादा देती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहां वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां तो उनका कस्टमर से इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, तो उन्हें शायद उस तरह से आइडिया ना हो कि कस्टमर क्या रिक्वायर कर। तो ये इसलिए मैंने ये लिखा है। अच्छा, फिर दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो लिखा हुआ है, इट इनकरेजेस क्रिएटिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो चेंज इज वेलकम्ड विद बोथ हैंड्स। ठीक है, चेंज इज वेलकम्ड विद बोथ हैंड्स, और आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया हुआ है उसकी डेवलपमेंट के लिए, एबल टू एडजस्ट टू डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट। जब क्रिएटिविटी होती है ना, तो उसको अब आप वेलकम कर रहे हैं कि आप नई नई चीजें लेके आए, तो उससे ये होता है कि डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, पता क्या होता है? पता क्या मतलब है इसका, डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट?
इसका मतलब है द एनवायरमेंट। सर, जी जी बोले। क्या? ये मैं लिख रहा हूं एवर चेंजिंग, ऐसा एनवायरमेंट जो चेंज होता ही रहता है। ये नहीं हो सकता कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई है और उसी को साला साल बेची जा रहे हो, क्योंकि कस्टमर है डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एंड दे कीप ऑन चेंजिंग। तो अब जैसे आप मोबाइल को ले लो, गाड़ियों को ले लो, तो इनका डायनामिक एनवायरनमेंट है। आप एक ही मोबाइल बेच के सारा साल नहीं बेच सकते, इसीलिए आपको पता है कि आजकल तो गाड़ियां भी जो है ना वो तेजी से उसमें इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, फेस लिफ्ट निकाल लेते हैं कभी। और मोबाइल में तो खैर बहुत ही तेजी से हो रहा है। इसी तरह आप कपड़ों को ले लें, फैशनेबल आइटम्स, फैशनेबल शूज, उनमें भी आपको पता है, आपको एक सीजन गुजर गया, अगले सीजन में नया डिजाइन जरूरी है। तो इसके मतलब है क्रिएटिविटी यहाँ बहुत हेल्प करेगी। और अगर आप इंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो क्रिएटिविटी को सपोर्ट मिलेगी। और उसमें अगर एनवायरमेंट डायनेमिक है तो यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। अदरवाइज अगर आपने एक प्रोडक्ट बनाया है और इट वॉज अ सक्सेस, लेकिन वो साल बाद सक्सेसफुल नहीं रहेगा, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होंगी, क्योंकि एनवायरमेंट डायनेमिक है। तो वहां ये काम जरूर करेगा। अच्छा, वहां पर अब मैं बात करता हूँ पेप्सी और कोक। अब पेप्सी और कोक ये कब से चल रहे हैं? ये कोई 1875 से कोक चल रही है, और 1885 के अराउंड जो है ना, वो उस वहां से पेप्सी चल रही है। जब आप देखो कितने कितने साल हो गए इनको, मतलब 150 150 साल तो लगा दिया इन्होंने इसी पे ही। तो और वही चीज बेची जा रही है, एक ही टेस्ट, क्योंकि उनका एनवायरनमेंट डायनेमिक नहीं है। व्हेन इट कम्स टू ईटेबल्स, तो वंस पीपल स्टार्ट यूजिंग अ प्रोडक्ट जो खाने पीने की है, आप कहते हैं एवरी टाइम वी यूज द प्रोडक्ट वी वांट द सेम टेस्ट। आप टेस्ट में तब्दीली नहीं चाहते, तो वो एनवायरनमेंट डायनेमिक नहीं है, हम उसे कहेंगे स्टैटिक एनवायरनमेंट। तो उसमें आपकी सक्सेस है। तो अगर आप उसमें टेस्ट चेंज करेंगे ना, तो आप फारिग हो जाएंगे। टेस्ट चेंज नहीं करना बिल्कुल भी। और उसकी एग्जांपल ये है कि कोई बैक इन 2001, शायद मैंने बताया था आपको, ये पता नहीं, कि पेप्सी ने एक अपना वर्जन लॉन्च किया था पेप्सी का, जिसका नाम था ब्लू पेप्सी। और इट वाज एक्चुअली लॉन्च्ड इन फ्यू ऑफ द कंट्री, जिसमें इंडिया भी था। और उसकी खास बात ये थी कि कलर ऑफ दैट पेप्सी वाज ब्लू। तो अब उन्होंने लॉन्च किया, अभी क्रिएटिविटी या नया ब्लैक कलर क्या देना है, ब्लू से शुरू करते हैं। तो रिसर्च की होगी उन्होंने, बट इट वाज नॉट लाइक बाय द पीपल। लोगों ने कहा यार ये क्या बात है, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा हो। लोगों ने ली ही नहीं, मैंने होता है ना लेने के बाद टेस्ट, नहीं नहीं यार ये क्या है, अजीब सा टेस्ट होगा, हमें तो वो ब्लैक वाला टेस्ट ही पसंद है। तो द रिस्पॉन्स वाज नॉट गुड एट ऑल। और उन्होंने 2 साल कोशिश की कि इसको किसी तरह से सेल्स में इंप्रूवमेंट आए, नहीं आई। और शायद 2001 की या 2 की बात है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। शायद 2002 में था तो 2004 तक गए थे, या पता नहीं 2001 से 2003 तक उन्होंने कोशिश की, और उसके बाद उन्होंने इसको प्रोडक्शन को बंद कर दिया, और ब्लैक कलर को ही परसिस्ट किया। तो ये यहां से नजर आ रहा है, स्टैटिक एनवायरनमेंट में चेंज नहीं लाना, डायनेमिक एनवायरनमेंट में चेंज लाना है, और वहां पे इंट्राप्रेन्योरशिप जो है ना, इट वर्क्स वेल। अच्छा, फिर आ गया ब्रिंग्स एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन इन बाय इन्वेंटिंग न्यू। ये क्या लिखा है, मैं इस पर चलो लिखा। अच्छा, और हाँ, बाय इन्वेंटिंग न्यू वेज टू ब्रिंग द कॉस्ट डाउन। तो ये भी है कि अगर आप फर्ज किया कि किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, और आप कस्टमर्स को डील नहीं करते, तो वहां पर भी ये हेल्प करता है कि ये एम्प्लॉयज को ऐसे मेथड्स आपको बता सकते हैं जो टाइम सेविंग है, जो कॉस्ट बचाते हैं, टाइम भी बचाते हैं। एफिशिएंसी इसी को बोलते हैं। जब हम कहते हैं काम एफिशिएंसी से हो रहा है, इससे क्या मतलब है? विदाउट वेस्टेज हो रहा है। वेस्टेज या तो कम से कम हो रहा है, और किस चीज का वेस्टेज? कि कॉस्ट कम लग रही है और टाइम भी कम लग रहा है, दोनों बातें, टाइम एंड कॉस्ट। तो अगर कम लगेगा हम कहेंगे एफिशिएंट हो गए। आप कम कॉस्ट के साथ ज्यादा चीजें बना पा रहे हैं, और कम टाइम में बना पा रहे हैं। तो ये जो इंटरप्रेन्योरशिप है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी हेल्प करती है इन एफिशिएंसी, जब आप नए आइडियाज लाते हैं। अच्छा, अब यहां पर भी एम्प्लॉयज क्यों बेटर आइडियाज लेकर आ रहे हैं? अगेन, इसलिए क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। उन्हें पता है सर हम ये इस मेथड से काम कर रहे हैं ना, तो ये टाइम बड़ा ज्यादा लग रहा है, तो सर हम मेथड को चेंज करते हैं। क्योंकि उनका टाइम लग रहा है, उन्हें पता है, तो सर हम मेथड को चेंज करते हैं, ये वाला मेथड इस्तेमाल करें अगर, तो हम काम जल्दी कर पाएंगे, गलतियां कम करेंगे। तो उससे ज्यादा तो कॉस्ट कम होगी, तो कॉस्ट कम होने से क्या होता है?
प्रॉफिट ज्यादा होगा, और दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। तो ये यहाँ पर हमें इसका भी फायदा हो रहा है। अच्छा, अब डिफरेंस को देख लें जल्दी जल्दी, जो मैंने बताया था सबसे पहला, क्या कि एंटरप्रेन्योर इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है, फिर उनके रोल भी देख लेते हैं इन क्रिएटिंग, सेटिंग अप एंड ऑन गोइंग सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। पहले है एंटरप्रेन्योर इज एम्प्लॉयर वेर एज इंट्राप्रेन्योर इज एन एम्प्लॉय, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, entrepreneur sets up the business and brings all resources together and has an idea for a business। अब बिजनेस का आइडिया तो वही देगा, रिसोर्सेज भी वही ऑर्गेनाइज करेगा, बिजनेस भी वही सेटअप करेगा। वेयर एज इंटरप्रेन्योर यूजेस द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, यानी कि विच आर ऑलरेडी अवेलेबल और विच आर प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्रेन्योर। उसने आपको रिसोर्सेज दे दिए फॉर योर जॉब, प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस टू टर्न दैट आइडिया इनटू अ प्रॉफिटेबल वेंचर। आपको जो टास्क दिया, आपको रिसोर्सेज दे दिए, अब उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके आपने उस बिजनेस को, वेंचर बोल रहे हैं इसी को ही ना, कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसको प्रॉफिटेबल बनाना। अच्छा, एंटरप्रेन्योर हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द होल बिजनेस, whereas entrepreneurs responsibility is limited to that business venture। या उनको जो टास्क दिया गया है, जो जॉब दी गई, जो भी बिजनेस वेंचर है उनका, जो प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पूरे बिजनेस की नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर के पास है। फिर एंटरप्रेन्योर हैज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ पॉसिबल फेलियर, जारी बात है, क्योंकि उसका तो रिस्क पूरे बिजनेस का है। एज पर्सनल सेविंग्स आर ऑल्सो एट स्टेक, कि अगर बिजनेस डूबेगा तो ओनर के जाती जो बैंक बैलेंस है, जो गाड़ी है, घर है, वो भी बिक सकता है। हमने पढ़ा हुआ है इसको, खैर सोल ट्रेडर में पढ़ा हुआ, आपने तो खैर नहीं पढ़ा। अच्छा, वेयर हैज इंट्राप्रेन्योर लूजेज द जॉब एट द मैक्सिमम, वो तो अगर नहीं काम किया, आइडिया क्लिक नहीं किया और बिजनेस डूब गया, तो उसने बिजनेस के डूबने में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना, उसकी सिर्फ जॉब जाएगी, दैट इज इट। तो ये भी एक फैक्टर है दोनों के अंदर। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देख लें, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स तो दोनों में सिमिलर ही चाहिए, क्योंकि दोनों में रिस्क, आपने रिस्क लेना है। अच्छा, दोनों रिस्क टेकर होते हैं, कमिटेड, हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस। मैं अगर मुझे इसकी बताने की ऐसा खास जरूरत नहीं है कि कमिटेड का मतलब क्या होता है, इसमें हार्ड वर्किंग क्यों हम कह रहे हैं, ठीक है। कमिटमेंट का मतलब क्या है, वो एक ना मशहूर डायलॉग है इंडियन मूवी का, वो एक मूवी थी वांटेड, सलमान खान की, उसमें था कि कि एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। आपने देखी है मूवी? जी सर, जब बचपन में देखी थी। अच्छा, देखी हुई है। अच्छा, कोई बात नहीं, अभी भी आप बचपन में ही हो। अच्छा, वो अब वो जी सर। कमिटमेंट क्या, कि आपने एक दफा प्रॉमिस कर लिया, अब आपने किसी भी तरह उस प्रॉमिस से पीछे नहीं हटना, चाहे आप कंफर्टेबल हो ना हो, टाइम माइट नॉट बी ऑन योर साइड, आपको फिर भी वो काम करना है। तो इसका मतलब है आपको टाइम लगाना पड़ेगा, अपने अपना फैमिली टाइम कम करें, अपना फ्रेंड्स का टाइम कम करें, और उस प्रॉमिस को फुलफिल करें बाय स्पेंडिंग टाइम। तो उसमें हार्ड वर्क तो चाहिए होगी, जारी बात है। तो कमिटमेंट लीड्स टू हार्ड वर्क। अच्छा, और एम्बिशियस भी होना होता है उसमें, कि यार मुझे कुछ अचीव करके दिखाना है, तभी आप कमिटमेंट फुल करेंगे। अगर आपको ये पता हो कि यार अगर कमिटमेंट करके पूरी कर भी ली तो क्या क्या हो जाएगा, मेरे पास कौन सी ऐसी एबिलिटी है कि मैंने कोई ऊपर जाना है, और अपना कुछ कोई पॉइंट प्रूव करना है। अच्छा, फिर रिस्क टेकर है, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट, ये तो समझ आती है, आसान है। जितना आप रिस्क ज्यादा लेंगे उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होता है, ये बात तो सही है। अगर आप एक छोटा सा खोखा खोल लेते हैं किसी रेजिडेंशियल एरिया में, तो क्या होगा वहां पर, यही होगा कि रोज के जो गिनती के 50 लोग हैं वो आ जाएंगे वहां पर आपके पास, जो उस लोकेलिटी में रहते हैं, और आप सारी जिंदगी उतना ही बिजनेस चलाते रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई बड़ा बिजनेस किसी बड़े से शॉपिंग मॉल में या किसी सिटी सेंटर में खोलते हैं, तो वहां इसका मतलब है वो तो एक हब है, और वहां पर हर जगह से कस्टमर आएगा, जारी बात है, बाय करने के लिए। तो वहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। रिस्क क्या है, कि भैया आपके कंपटीटर भी तो आले दुआले आपके दाएं बाएं मौजूद है ना, तो आपको फिर उनसे compete करना पड़ेगा। यू हैव टू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट, या यू हैव द बेस्ट ऑफर। वो जो खोखा खोला हुआ है रेजिडेंशियल एरिया में, वहां तो कोई सात दुकान ही नहीं है, तो आपका कंपटीशन तो नहीं है, रिस्क भी कम है, लेकिन प्रॉफिट भी कम। तो रिस्क जब ज्यादा लेते हैं तो प्रॉफिट भी वहां पर ज्यादा होता है उस केस में। इसलिए आप जब देखते हैं तो बाटा जहाँ होता है वहां सर्विस भी होता है, जहाँ मैकडोनल्ड्स होता है वहाँ केएफसी भी होता है। उन्हें पता है भी हमारा कंपटीशन किसके साथ है, तो हमें वही जाना है जहाँ कंपटीशन है, रिस्क है, लेकिन आप वहां पर कस्टमर भी ज्यादा गेन कर सकते हैं, इफ यू आर ऑफरिंग, इफ यू हैव अ बेटर ऑफर। वो खाने की है,
वो प्रोडक्ट्स सेल करने की है, जो भी है, सर्विस की है। अच्छा, फिर आ गया इनोवेटिव। नहीं, अच्छा, फिर आ गया सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंट तो समझ आता है, उर्दू में बोलते हैं खुद एतमादी। ठीक है, कि आप आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब मैं ये काम करता हूँ, वरना तो अगर बंदा नहीं यार बड़ा मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। ठीक है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है इंट्राप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर दोनों के लिए, क्योंकि जब आप रिस्क लेते हैं और कॉन्फिडेंट नहीं है, तो भाई वो आपका कभी भी वो रिस्क जो है ना, वो आपकी फेवर में नहीं जाएगा रिस्क लेना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे तो आप डिसीजन ठीक से लेंगे। अच्छा, डिस्पाइट अनसर्टेनिटी। अच्छा, आगे साथ ऑप्टिमिस्टिक भी लिखा है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है बोला? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है बी बी पॉजिटिव, कि आप इवन इन एडवर्स सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये इंशाल्लाह ताला अभी प्रॉब्लम चल रही है, आगे ठीक हो जाएगी। तो आप उसमें भी स्टिक करते हैं बिजनेस के साथ ही, एज एन एंटरप्रेन्योर या एज एन इंटरप्रेन्योर। तो आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंट भी है, कॉन्फिडेंस भी है, और आप ऑप्टिमिस्टिक भी हैं। तो यू आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि आप वो अच्छा या बुरा दिन, वक्त, ये तो आता है, ये तो आता है और चला भी जाता है, सीधी सी बात है। तो दोज बिजनेसेस गेट सक्सेसफुल जो उस बुरे टाइम को गुजार पाते हैं। अच्छा टाइम तो हर कोई गुजार लेता है और खुश होता है। जो बुरे टाइम को गुजार लेगा, वो फिर लीड करेगा फ्रॉम द फ्रंट, वो आगे रहेगा उस कंपटीशन। अच्छा, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट क्यों होना है, उसकी रीजंस हैं, ये तो मैंने बता दिया कुछ। और एक ही है कि आपको एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस देना है कि कोई मसला नहीं। अब वो एम्प्लॉयज को लग रहा है कि सेल्स गिरती जा रही है, कस्टमर नहीं आ रहा, तो एम्प्लॉय क्या सोचेगा? यार लेट्स फाइंड अनदर जॉब, ये तो बिजनेस डूब रहा है। तो फिर तो वो तो जाएगा फिर। ठीक है, आपको उसको कॉन्फिडेंस देना है कि को नो प्रॉब्लम, सेल्स गिर भी रही है तो यू आर देयर विद अस, और वील आप कहते हैं कि फाइट बैक। ठीक है, इसी तरह कस्टमर्स हैं, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी सर्विस के बारे में, तो कस्टमर को क्या कन्विंस करेंगे? तो आपको कॉन्फिडेंट होने देगी जी, हम कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है इट इज द बेस्ट, या इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाइटर्स, या जो भी ऑफर किया जा रहा है मार्केट में। फिर बैंक्स, आपने लोन लेना है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, बैंक आपसे सवाल कर रहा है, यू आर नॉट एबल टू टू कन्विंस द बैंक मैनेजर, तो बैंक मैनेजर लोन तो देगा कि यार ये तो खुद कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसमें मेरा पैसा कैसे वापस करना है? तो यू नीड टू बी स्ट्रांग इनफ कि आप जो कम्युनिकेट करें बैंक मैनेजर से, वो कॉन्फिडेंटली करें, और श्योर हो आप कि भाई जरा से भी डाउट ना हो आप, ताकि वो आसानी से आपको लोन दे सके। तो आपको पॉजिटिव भी रहना है और कॉन्फिडेंट भी रहना है, क्योंकि आपको इतने लोगों को डील करना होता है, एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, बैंक्स। एम्प्लॉयज को नहीं, अगर आप एम्प्लॉयज को अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो एम्प्लॉयज भी गए, कस्टमर भी गया, और बैंक मैनेजर भी आपको लोन नहीं देने वाला। अच्छा, फिर इनोवेटिव हमारे पास आ गया। शुड कम अप विद न्यू आइडियाज टू प्रेजेंट द बिजनेस इन ए डिफरेंट वे। ठीक है जी, तो ये आपको इनोवेटिव भी होना, ये समझ आती है कि आप उसी जॉब को डिफरेंट वे में करेंगे तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा, या आपका बिजनेस प्रोमिनेंट होगा कि यार ये बिजनेस जो है ना, कुछ डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं, ये कस्टमर को एंटरटेन कर रहे हैं इन डिफरेंट वे, कोई नहीं कर रहा। तो नए आइडियाज ऑब्वियसली चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेटर कि ये भी जरूरी है, दोनों के लिए ना, इंट्राप्रेन्योर हो या एंटरप्रेन्योर हो। आपको अगर कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉय को, बैंक मैनेजर को, कस्टमर को, वही वाली बात, मतलब आप कॉन्फिडेंट तो हैं, लेकिन आपके लैंग्वेज इश्यूज हैं, आपकी कम्युनिकेशन पुअर है, जो आप कह रहे हैं वो उसको समझ ही नहीं आ रही अगले को। तो वाइल टॉकिंग यू नीड टू बी सिलेक्टिव इन योर वर्ड्स, कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो उससे ताकि आपके लिए आसानी हो अपनी बात कन्वे करना दूसरे लोगों को, सच एज एम्प्लॉइज, बैंक मैनेजर एंड कस्टमर्स, क्योंकि उनको आपकी बात समझ आएगी तो ही तो वो आपकी फेवर में डिसीजन लेंगे, चाहे वो एम्प्लॉइज हो। अगर उनको आपकी बात समझ आ रही है एम्प्लॉइज को, तो वो अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तो काम भी सही होगा, दे आर लेस लाइकली टू मेक मिस्टेक्स। इसी तरह कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को आप सुन रहे हैं और कस्टमर्स को उसके मुताबिक फीडबैक दे रहे हैं कि विच इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू, और कस्टमर की ऑर्डर ऑर्डर को समझ भी रहे हैं, तो आप कस्टमर को भी हैप्पी कर पाएंगे। इसी तरह बैंक मैनेजर को भी आप अच्छे से अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं थ्रू कम्युनिकेशन, उन जो वो सवाल पूछ रहे हैं उनका सही से आंसर दे रहे हैं, और सही से आंसर खाली नहीं, कम्युनिकेशन सही करके जिसमें बैंक मैनेजर को समझ भी आए,
कि व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। तो आप, ये भी जरूरी है, और क्यों हमने बात पहले ही कर ली भी है कि एम्प्लॉयज और बैंक मैनेजर और कस्टमर ये इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। फिर मल्टी स्किल्ड, मतलब कि अगर आपने लोन चाहिए आपको, और बैंक मैनेजर कह रहा है कि अच्छा जी आप लोन है वापस कैसे करेंगे और उसके लिए आप क्या गारंटी देंगे, तो यू नीड टू बी एब्सोल्युटली प्रिसाइज। जनाब हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, हम इसके कागजात रखवा देंगे, हम हमारा जो एक्सपेक्टेशन है पहले साल में हम इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, दूसरे साल इतना, तीसरा इतना। तो कम्युनिकेशन भी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, फिर मल्टी स्किल्ड आपको होना बनता है, मतलब आपके पास नॉलेज होनी चाहिए है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, ऑपरेशंस की, ह्यूमन रिसोर्सेज की। अब क्योंकि अगर आप इंट्राप्रेन्योर हैं तो अपनी जॉब से रिलेटेड आपको इन सब की नॉलेज चाहिए, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो पूरे बिजनेस से रिलेटेड आपको इन एस्पेक्ट्स का पता हो। मतलब आप कोई भी जॉब फाइनेंस के बगैर तो नहीं होती। मार्केटिंग, आपने अगर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है और आपको आइडिया नहीं है तो आप क्या एवेल्यूएट करोगे, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको क्या इंस्ट्रक्ट करोगे। इस तरह ऑपरेशन में जो एक्चुअल जहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है या जहाँ पर सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं कस्टमर्स को, उसकी नॉलेज। और ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि वर्कर्स को, स्टाफ को मैनेज करना, उनकी हायरिंग करना, उनकी ट्रेनिंग करना। तो आपको उन सब की नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि अगर ये चार डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर, ये सही से नहीं चलते तो नो बिजनेस कैन परफॉर्म वेल। विदाउट मार्केटिंग, विदाउट फाइनेंस, विदाउट ऑपरेशन और विदाउट ह्यूमन रिसोर्स, अगर इनको हैंडल अच्छा नहीं कर रहे आप, या क्योंकि आपकी नॉलेज होगी तो हैंडल करेंगे, चाहे आप सुपरवीजन ही कर रहे हो, लेकिन आपको देखना तो है ना कि हाउ इज डिपार्टमेंट परफॉर्मिंग। अच्छा, फिर हमारे पास है जी लीडरशिप। तो मल्टी स्किल्ड होना जरूरी है, क्योंकि आपको इन डिपार्टमेंट्स को मैनेज भी करना है, सुपरवाइज भी करना है। फाइनेंस ना हो तो बिजनेस चलेगा, सही से फाइनेंस मैनेज नहीं कर रहे वो तो आपकी क्राइसिस में आ जाओगे। मार्केटिंग नहीं हो रही, प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट, इस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल भी है, तो लोग नहीं लेंगे। इनफैक्ट इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑपरेशंस, आपको नहीं पता, कुछ भी चीज बन रही है आपको पता ही नहीं है, आप क्लेम कर रहे हैं इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट, जबकि बनने के बाद वो पता चल रहा है कि वो प्रोडक्ट ही बिल्कुल फारग है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हुई भी है। ह्यूमन रिसोर्स, आप अगर नहीं नॉलेज, तो आपके पास जो स्टाफ आ रहा है वो अप टू द मार्क नहीं है, वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएगा, वो ट्रेन नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, या वो जो स्टाफ है वो डीमोटिवेटेड है, और आप उसको, यू वोंट बी एबल टू मोटिवेट देम, तो फिर स्टाफ भी आपका परफॉर्म भी सही नहीं करेगा। और जो अच्छा स्टाफ होगा वो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा जॉब छोड़ने में, वो छोड़ देंगे जॉब, एंड देन यू माइट नॉट बी एबल टू हायर सुटेबल एम्प्लॉयज फॉर योर जॉब। तो इसलिए मल्टी स्किल्ड होना जरूरी है आपको। फिर लीडरशिप की आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है। अच्छा, लीडर कौन होता है भला, वैसे तो ये डिटेल में A2 में है, लेकिन AS में इतना तो आपको पता होना जरूरी ही है। लीडरशिप की बात हम जो कर लेंगे, लीडर होता कौन है। सर जो लोगों को इंस्पायर करता है और उसको फॉलो करने में इंकरेज जो करता है। लोगों को इंस्पायर करता है, इसका मतलब है कि मैनेजर और लीडर में फर्क है, आपने याद रखना है। मैनेजर गिव्स इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज, वेयर एज लीड, ठीक है, वेयर एज लीडर मोटिवेट्स एम्प्लॉयज एंड इंस्पायर्स देम टू वर्क। मैनेजर ऑर्डर दे रहा है और लीडर जो है उसको देखकर एम्प्लॉय खुद ही काम कर रहे हैं। फिर मैनेजर ब्रिंग्स अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है ट्रेनिंग दें, ये करें, वो करें। लीडर इज पार्ट ऑफ द चेंज, लीडर खुद ट्रेनिंग ले रहा है, मतलब लीडर क्या करता है, लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। वो उन तमाम डिफिकल्टी से खुद गुजरता है एम्प्लॉयज के साथ, वो लीडर है। मैनेजर नहीं करता, वो तो बैठा हुआ है, तो उससे वर्कर मोटिवेट नहीं होते, कहेंगे खुद तो बैठे हुए हैं, इनको क्या पता ट्रेनिंग कितनी मुश्किल है, इनको क्या पता ये काम कितना मुश्किल है। लेकिन जब वो लीडर को देखते हैं, अगर मैनेजर लीडर भी है तो मैनेजर खुद भी काम कर रहा होगा साथ, ठीक है। तो वो लीडर, अच्छा, तो लीडर क्या करता है, लीडर अगर लीडरशिप क्वालिटीज हैं तो यू डू नॉट नीड टू ऑर्डर वर्कर्स, वो वर्कर्स जो है ना दे विल ऑटोमेटिकली फॉलो द लीडर, और लीडर जो कह रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। आपको अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी जो आपके पास पावर है ना, जो पोजीशन ने दी हुई है कि जी आपने काम करना है कि नहीं करना, ये काम इतने बजे तक हो जाए, ये तो ऑर्डर चल रहे हैं, ये मैनेजर करता है। लीडर को ये कहने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द लीडर कि वो जो कह रहा है, जो कर रहा है,
वो ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करते जा रहे हैं। तो लीडर के पास कुछ करिश्मा होता है। मैंने लिखा है करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। करिश्मा क्या होता है? कुछ स्पेशल एबिलिटीज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अपीलिंग है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अफेक्टिव है, ठीक है, या आपका बिहेवियर बहुत पोलाइट है, आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, कुछ भी, कोई भी ऐसी क्वालिटी जो कि डिस्टिंग्विश करती है आपको दूसरों से, और लोग कहते हैं यार ये क्वालिटी हम में भी होनी चाहिए, इज इट मींस यू हैव द करिश्मा, और लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपसे। होता है क्लास के अंदर भी। क्लास में एक बच्चा जो बहुत लाइक है, वो क्या कह रहा है, अब सुनो, कह रहा है यार ये सर ठीक नहीं पढ़ाते। आपको तो पहले भी समझ नहीं आती थी, अब भी नहीं आ रही। आप, क्योंकि आप क्लास में ऐसे ही बैठे होते हैं बोंगों की तरह। तो आपने कहा कि यार ये लड़का कह रहा है समझ नहीं आ रही, पूरी क्लास खड़ी हो गई लड़के के साथ, वो जी सर चेंज करने। तो क्या उस लड़के के पास कोई पावर थी जिससे उसने आपको फोर्स किया कि उसको सपोर्ट करो? नहीं। उसके पास करिश्मा था। कौन सा करिश्मा? लाइक था कि यार ये इतना टॉप का बच्चा हर दफा टॉप करता है, ये कह रहा है कि सर को पढ़ाना नहीं आता, इसका मतलब है वाकई नहीं आता। तो इसी तरह लीडर भी यही काम करता है। तो लीडर के लिए जो फॉर्मल पावर होती है उसकी जरूरत नहीं होती। फॉर्मल पावर मतलब द पावर विच इज गिवन बाय बाय दैट पोस्ट या बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जरूरत, उसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिससे एम्प्लॉइज दे स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया एक लास्ट चीज को हम देख लें, मेजर चैलेंजेस और बैरियर्स फेस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स। क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहला, आइडेंटिफाइंग सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। समझ आती है बात की? कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, विच इज कमिंग योर वे, तो आपने देखना है कि क्या हम इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हैं। नए आइडिया को कैसे हमने, अब नया आइडिया सोचना और उसको लॉन्च करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। क्योंकि नया आइडिया पहले अगर कोई हम कहें कि यार बताएं आप क्या बनाएंगे जो कोई ना बना रहा हो, या आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को जो कोई नहीं दे रहा, इट्स नॉट दैट इजी। तो पहले उसको सोचना और उसको फिर एक शक्ल देना, प्रैक्टिकल, काबिल अमल बनाना, प्रैक्टिकेबल, वो आसान काम नहीं है। तो एक तो ये टास्क मुश्किल है आपके लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए जो स्टार्ट कर रहा है कि भाई कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें और उसको किस तरह से प्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स या इन द मार्केट। तो ये एक मुश्किल काम। अच्छा, ये यूनिक आइडिया ढूंढना आसान नहीं है। फिर फाइनेंस को रेज करना, क्योंकि एक नए बिजनेस को जिसके पास आइडिया भी नया है, उसको नॉर्मली बैंक्स लोन नहीं देते। पता है क्यों नहीं देते? एक तो रिस्क है, दूसरा कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है पास्ट का। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि वो दिखाए देखे जी हम 10 साल से कामयाब चल रहे हैं, हमें जी 5 साल से मुसलसल प्रॉफिट हो रहा है, हमारा तो जी ब्रांड नेम बहुत चल रहा है मार्केट में। अभी पेप्सी कोक जाए लोन लेने, उन्हें तो हाथों हाथ दे देंगे, उन्हें पता ही है तो चल रही है, इन्होंने कहाँ जाना है। टोयोटा जाएगी हाथों हाथ दे देंगे। आप अपना को खोल लो बिजनेस के AFC के नाम से, अहमद फ्राइड चिकन, तो कोई लोन नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ये बिजनेस चलना भी है कि नहीं चलना है। क्योंकि उनको होता है दे वांट टू सिक्योर देयर पेमेंट, कि जो हमें मिल रही है पेमेंट ये वापस कैसे मिलेगी। सबसे पहला उनका, उनकी रिजर्वेशन यही होती है। तो ये स्ट्रगल करते हैं बिजनेसेस इसमें। अच्छा, फिर फाइंडिंग अ सूटेबल लोकेशन, ये भी एक प्रॉब्लम है। सूटेबल लोकेशन क्या होती है? सूटेबल लोकेशन होती है जो विजिबल हो और जहां फुटफॉल कस्टमर का आसानी से हो सके। जैसे अगर आप के कराची में कौन सा मॉल है जी, बताओ? कराची के मॉल का नाम बता दो। कोई नहीं आता? अच्छा चलो, अगर नहीं भी आता तो हमारे यहाँ मॉल है एम्पोरियम मॉल, हम ले लेते। तो एम्पोरियम मॉल में जो ग्राउंड फ्लोर है, वहां पर सारे महंगे ब्रांड होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर रेंट सबसे ज्यादा होता है और फुटफॉल भी ज्यादा होता है, मतलब उस फ्लोर पे वहां जाए ना जाए तो वहां बहुत लोग आता है। आप जिस तरह ऊपर जाएंगे, अगर वो कोई आपका ब्रांड है, तो उस वहां पर चांसेस कस्टमर के कम होते हैं आने के। और कस्टमर कहेगा जिसने काम से आ रहा है, जो घूमने आ रहा है वो तो घूमता रहेगा, जो काम से आ रहा है वो कह रहा है मैंने चीज लेनी है निकलना है, तो उसके लिए तो यही है कि कंफर्टेबल के ग्राउंड फ्लोर हो, चीजें ले निकल जाए। तो आप अगर ऊपर जाएंगे ज्यादा तो रेंट कम होता जाएगा। इसी तरह आप किसी प्लाजा में ग्राउंड फ्लोर की जगह पर बेसमेंट में दुकान ले लें, तो उसका किराया सबसे कम होगा। क्यों? उसकी विजिबिलिटी नहीं है। आप दुकान पे जा रहे हैं, अचानक कहते हैं यार फोटो कॉपी कराना है, तो जो द वेरी फर्स्ट शॉप यू विल सी नजर आएगी, वहां फोटो कॉपी करने चले जाएंगे।
अब आपको पता ही नहीं है कि बेसमेंट में भी दुकानें मौजूद हैं और शायद वो अच्छी फोटोकॉपी करके दे रहे हैं और सस्ती भी करके दे रहे हैं, लेकिन आपको चूंकि पता ही नहीं है तो आपकी सेल ही नहीं हो रही, किराया इसलिए कम है। तो अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या है नए बिजनेस के लिए, कि अगर तो वो एक अच्छी दुकान लेते हैं या अच्छी जगह लेते हैं जिसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है एंड पीपल आर लाइकली टू विजिट दैट एरिया, फुटफॉल अच्छा होने का चांस है, तो वह किराया बहुत है, वो कैसे पे करेंगे। और अगर वो किसी लोअर रेंट वाली लोकेशन को ले लेते हैं, उसकी विजिबिलिटी नहीं है, तो कस्टमर को जब पता ही नहीं है तो सेल्स कैसे होगी। तो ये दो इश्यूज उनके आ रहे होते हैं। फिर कंपटीशन, ये सारी बात है, एक नया बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है, लोग उससे लेना शुरू क्यों करेंगे, प्रॉब्लम ये है, वो तो कभी भी नहीं लेंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्रांड्स हैं लोग उन्हीं से ले रहे हैं। एक नए ब्रांड को लेने में रिस्क है। अभी जैसे कोला नेक्स्ट जो है वो थोड़ी इन हुई, वो क्यों, कोला नेक्स्ट बहुत सालों से, बहुत साल पहले भी इन्होंने बड़ी प्रमोशन की है, कुछ नहीं हुआ, लोगों ने कहा पेप्सी कोक है वही लेंगे। अब चूंकि वो गजा वाला सीन ऑन हो गया, तो उस वजह से उन्हें लगा कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट लेना, जो इन्होंने शुरू किया कि अमेरिकन या इजरायली प्रोडक्ट्स नहीं लेने, तो वो कोला नेक्स्ट जो है ना इन हो गई। तो वो उनका कमाल नहीं है, इसीलिए आपको नजर आता है कोला नेक्स्ट में लिखते हैं पाकिस्तानी ब्रांड, तो वो उसे एक जो पेट्रियोटिज्म है उसको हाईलाइट कर रहे हैं। बहरहाल कंपटीशन में आपके, और मैंने कोला नेक्स्ट पी के भी देखी है, इट्स नॉट दैट बैड, टेस्ट बुरा नहीं है, लेकिन वो क्यों नहीं बिक रही थी, बस वही के एस्टेब्लिश ब्रांड मौजूद है, लोग कहते हैं हमें वही लेना है। तो नए ब्रांड जो है ना दे फेस वेरी टफ टाइम, और वो बाज़ इतना टाइम जो है ना वो नहीं बियर कर पाते विदाउट सेल्स, और वो क्लोज डाउन हो जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अट्रैक्टिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर्स, और अगर वो खोल लेते हैं और कुछ कस्टमर आ भी जाते हैं तो बढ़ते नहीं है कस्टमर, ये भी उससे लिंक्ड जरूर है, क्योंकि आपको अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, और उसके बाद कस्टमर गेन करने में टाइम लगता है, और वो कस्टमर अगर लॉयल है आपके, तो आपके पास या तो कुछ स्पेशल हो, फिर तो समझ आती है, अदरवाइज देर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम। अब जैसे चीजियस था, आपके कराची में चीजियस है, कराची में अहमद चीजियस है। फिर मैं कराची में गया नहीं कभी। अच्छा, आप सॉरी आप कहाँ, आप इस्लामाबाद में हो। इस्लामाबाद में सर। हाँ सॉरी, अच्छा, इस्लामाबाद में चीजियस नहीं है। सर कभी गया देखी नहीं कभी। अच्छा चलो, पर हमारे यहाँ चीजियस है, और लाहौर में बहुत तेजी से वो इन हुआ है मार्केट में, और उसकी वजह है कि वो जो पिज्ज़ा देते थे, जितना सॉफ्ट वो होता था, चीजियस होता था, वो कोई नहीं देता था ऐसा, उनका टेस्ट ही बहुत अच्छा, तो वो इन हो गए। लेकिन या तो आपके पास ये हो, अगर आप ऑलरेडी उस तरह का ही प्रोडक्ट बना रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, तो भाई लोग आपसे क्यों लेंगे। जब लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश ब्रांड को ले रहे हैं, तो वही नया ब्रांड क्यों ट्राई करने की कोशिश करेंगे जो सिमिलर है और उसमें रिस्क भी है, तो वो नहीं लेंगे, इवन वो थोड़ा सस्ता भी है फिर भी नहीं लेंगे। तो ये वो चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ते हैं नए बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को, और ये काफी बड़े चैलेंजेस हैं कि अगर इससे निकल जाएं तो फिर आगे उनकी सक्सेस जो है वो ऑलमोस्ट श्योर हो जाती है, वरना कई बिजनेसेस तो इन्हीं चैलेंजेस को कोप अप नहीं कर पाते, और दे एंड अप क्लोजिंग डाउन देयर बिजनेस। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो सर। ओके, ऑल राइट, थैंक। सर कल कब क्लास होगी?